नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है एक पिता का अनोखा निर्णय। वक्त का कुछ पता नहीं चलता है। कभी तो वक्त का साथ पाकर व्यक्ति आसमां की बुलंदियों को छूने लगता है और कभी वक्त ऐसे भी दिन दिखा देता है कि एक खुशहाल परिवार को अपनी जन्मस्थली तक छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। गोविंद जी वर्षों पूर्व अपने परिवार के साथ हुए हादसे को याद कर रह रहकर बेचैन हो उठते हैं। आज सुबह से गोविंद जी के घर में चहल पहल है। उनकी पत्नी सीमा की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। उनका एक पैर किचन में तो एक पैर कमरों की साफ सफाई देखने में लगा हुआ है। सीमा जी रह रहकर अपने पुराने नौकर रामू काका को कह उठती हैं, काका सभी कमरों की साफ सफाई अच्छे से कीजिएगा। विदेशों में बहुत साफ सफाई रहती है, थोड़ी सी भी धूल मिट्टी से बच्चों को एलर्जी हो जाती है। रामू काका ने कहा, बहू आप निश्चिंत रहो, 1 महीने से तो साफ सफाई ही कर रहा हूँ। सीमा जी कुछ देर बाद अपने पति गोविंद जी से पूछती हैं, आपने बच्चों की पसंद का सारा सामान तो फ्रिज में ला कर रख दिया है ना? गोविंद जी हंसते हुए बोले, हाँ सीमा जी, आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है, खुद फ्रिज खोल कर देख लीजिए। और सीमा जी वास्तव में फ्रिज खोलकर देखने लगती हैं। सचमुच फ्रिज बच्चों की पसंद के केक, चॉकलेट, आइसक्रीम, फलों वगैरह से भरे पड़े थे। तसल्ली होने पर सीमा जी फ्रिज बंद कर पति की ओर देखकर मुस्कुरा कर कहती हैं, आपको तो बच्चों की पसंद अभी तक याद है। गोविंद जी ने कहा, सीमा जी केवल आप ही बच्चों की दादी नहीं है, मैं भी तो उनका दादा हूँ। मैं कुछ नहीं भूलता हूँ। हाँ, आप अवश्य बच्चों के आने की खुशी में मुझे दोबारा चाय देना भूल गई हैं। सीमा जी ने कहा, अरे मैं भी तो पागल ही हूँ, अभी आपके लिए चाय लाती हूँ। सीमा जी किचन में जाकर रसोइये को बच्चे की पसंद का खाना बनाने को कह देती हैं और खुद से 2 प्याली चाय लेकर गोविंद जी के पास बैठकर थोड़ी देर सुस्ताने लगती हैं। चाय पीते हुए सीमा जी ने अपने पति से कहा, आज अपना घर कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो घर की निर्जीव वस्तुएं भी सजीव हो उठी हैं। गोविंद जी ने कहा, सीमा जी आपकी बात बिल्कुल सही है, बच्चों और परिवार से ही तो घर में रौनक आती है। हम पति पत्नी तो अकेले घर के किसी कोने में उनकी याद में पड़े सुबकते रहते हैं। सीमा जी ने कहा, मैं तो उदित बेटा को किसी भी सूरत में विदेश नहीं भेजना चाहती थी, आपकी ही जिद के कारण उसे विदेश जाने दिया। यह कहकर सीमा जी उठकर चली जाती हैं। पत्नी की बात सुनकर गोविंद जी की आंखों में अश्कों का समंदर उमड़ पड़ा। वह अपनी मन स्थिति पत्नी को कैसे समझाएं? किस हालत में उन्हें दिल पर पत्थर रखकर अपने इकलौते बेटे को विदेश भेजना पड़ा था? ऐसा नहीं है कि सीमा जी को कुछ नहीं मालूम है, परंतु किसी बात का पता होना और उसे यथार्थ में भोगना दोनों अलग अलग बातें हैं। उनके परिवार के साथ हुए हादसे उनकी आंखों के समक्ष उपस्थित होकर परत दर परत खुलने लगे। उनका बचपन माता पिता, बड़े भाई, चाचा चाची की छत्र छाया में सुखमय बीता रहा था। उनके दादाजी जमींदार थे। देश आज़ाद होने के बाद तो जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई थी, फिर भी उनके परिवार के पास काफ़ी ज़मीनें थीं। काफ़ी समय तक उनके माता पिता को संतानहीन होने का दंश झेलना पड़ा। काफ़ी इलाज और मनौतियों के बावजूद उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। वे लोग गांव के बच्चों पर ही अपना ममत्व लुटाया करते थे। गांव के लोग भी उनकी काफ़ी इज्जत करते थे। एक दिन उनकी माताजी ने सपने में देखा कि कृष्ण और बलराम उनके आंगन में बाल रूप में खेल रहे हैं। उनकी माताजी ने हर्षित होते हुए उनके पिताजी को सपने की बात सुनाई। उनके पिता बस आह भर कर रह गए थे। कुछ दिनों बाद उनकी माताजी का सपना सचमुच पूरा हो गया था। सपना देखने के पूरे 9 महीने बाद उनके बड़े भाई का जन्म हुआ था। उसके 6 साल बाद उनका जन्म हुआ था। उस समय से उनकी माता कृष्ण भक्त बन गई। उन्होंने बड़े बेटे का नाम गोपाल और उनका नाम गोविंद रखा था। भगवान का आशीर्वाद समझकर वे दोनों बेटों का पालन आनंद से कर रही थी। आसपास के गांवों में गोविंद जी के पिता की काफ़ी इज्जत थी। उनका पिता के पास जितनी अधिक संपत्ति थी उतने ही अधिक वे दयालु थे। आसपास के गांव के ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद किया करते थे। गांव वाले भी उन्हें अपना शुभचिंतक समझते थे। गोविंद जी के बड़े भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। गोविंद जी गांव के स्कूल में 10वीं की पढ़ाई कर रहे थे। उस समय उनकी उम्र मात्र 15 साल थी। माँ में दोनों भाइयों की जान बसती थी।
उस समय भी होली का त्यौहार था। माँ दोनों भाइयों को सुबह से पुए पकवान खिला रही थी। उनके घर में होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। उनकी हवेली में होली की तैयारी महीनों से शुरू हो जाती थी। सभी सगे संबंधी होली मनाने पहुंच चुके थे। इस बार की होली उनके परिवार के लिए खास थी, क्योंकि होली के बाद उनके भाई की सगाई होने वाली थी। होली के दिन तरह तरह के पुए पकवान बन रहे थे। गांव के सारों लोग उनके दालान पर होली खेलने जुटे हुए थे। सभी मस्ती में एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। होली खेलने के बाद सभी लोगों को उनके पिताजी ने बड़े प्रेम से पकवान खिलाए। सभी ने उनके पिता के पैर पर अबीर डालकर आशीर्वाद लिया और खाने के बाद एक विशेष प्रकार की भांग की शरबत पीकर सभी मस्ती में जोगीरा सारारा गाते हुए निकल गए। उसी समय उनकी पत्नी उन्हें नाश्ता करने के लिए आवाज़ देती हैं। गोविंद जी वर्तमान में लौट आते हैं। अपनी आंखों के गीली कोर को पोंछते हुए नाश्ते के टेबल पर आ जाते हैं। नाश्ता करते हुए भी उनका मन अतीत की भयावह गलियों में भाग रहा था। नाश्ता करने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सीमा जी, अभी तो बच्चों के आने में काफ़ी देर है, तब तक मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। सीमा जी चिंतातुर होते हुए पूछती हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? गोविंद जी ने कहा, आप चिंता मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। सीमा जी उनके सर पर हाथ रख कर देखती हैं, फिर ठीक है कहकर अपने कामों में लग जाती हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे गोविंद जी सोचते हैं कि उस दिन कैसा हृदय वितारक दृश्य था। उनके जीवन में सुख ही सुख की लाली थी, जिसे पलक झपकते ही दुखों की कालिमा ने डस लिया था। एकाएक उनकी जिंदगी के उजालों पर अंधेरों ने डेरा डाल दिया था। पुराना हादसा उनके मन में ताजे जख्मों के समान रिसने लगा। होली का त्यौहार खुशी खुशी संपन्न हो चुका था। दूसरे दिन उनके भाई के होने वाले ससुराल के लोग आए हुए थे। शादी की बात सुनकर उनके भाई शर्मा रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे। उनके भाई के भाभी ससुराल वाले भी काफ़ी संपन्न थे। उन्होंने काफ़ी धूमधाम से शगुन का रस्म किया था। आसपास के गांव में खबर फैल चुकी थी कि बहुत बड़े खानदान में उनका रिश्ता हुआ है। उन लोगों ने दान दहेज में काफ़ी सोना चांदी दिया है। सगाई की रस्म संपन्न होने के दूसरे दिन उनके रिश्तेदार लौट चुके थे। घर में उनके माता पिता, चाचा चाची और गोविंद जी दोनों भाई रह गए थे। होली और सगाई के बाद परिवार के सभी लोग थके हुए थे। सभी नौकर चाकर उस दिन छुट्टी लेकर अपने घर जा चुके थे। वे लोग भी घर बंद कर जल्दी ही सोने चले गए थे। काफ़ी समय से कुछ असामाजिक तत्व उनके पिता की चिंता का कारण बने हुए थे। उस समय उनके क्षेत्र में नक्सलियों का बोलबाला था। वे लोग उनके पिता की ज़मीन पर कब्जा करने का कई बार असफल प्रयास कर चुके थे, परंतु हर बार उनके पिता ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। प्रशासन और पुलिस भी उनके पिता का साथ देती थी। उस दिन होली और सगाई के कारण सभी थक कर चूर हो गए थे। घर के सभी सदस्य जल्दी सो गए थे। गोविंद जी सपरिवार रात में बेसुध सोए हुए थे। अचानक से रात के 12 बजे नक्सलियों ने उनकी हवेली पर धावा बोल दिया। करीब 20-25 गुंडे अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन लोगों ने बम से उनकी हवेली के मजबूत दरवाजों को उड़ा दिया और घर के अंदर प्रवेश कर गए। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक गुंडों ने हैवानियत के खेल शुरू कर दिए। गोविंद जी अपने चाचा के साथ सोए हुए थे। उनके चाचा ने उन्हें खींचते हुए अनाज के बड़े से बाखर के पीछे छुपा दिया। उसी समय एक बदमाश उनके चाचा को गला पकड़कर खींचते हुए बाहर ले गया। गोविंद जी छुप छुप कर सब कुछ देख रहे थे। वह बाहर आकर अपने लोगों को बचाने की हिम्मत जुटा रहे थे, परंतु वह डर के मारे अपनी जगह से एक इंच भी नहीं खिसक पाए। जहाँ थे वहीं जड़ हो गए। उनकी आंखों के सामने बदमाशों ने एक एक कर उनके माता पिता और चाचा चाची को गोली मार दी। उनके बड़े भाई गोपाल इस दर्दनाक हत्याओं को देखकर बेकाबू हो गए। सामने का दृश्य देखकर उनका दिमाग और शरीर बेकाबू हो रहा था। उन्होंने सोचा कि जिंदा रहने के लिए तो एक मामूली सा कीड़ा भी हाथ पैर मारता है, फिर वे तो एक इंसान हैं। उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को बुरी तरह अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। वह बदमाश उनकी पकड़ से छूटने की नाकाम कोशिश करने लगा। उसी समय दूसरे बदमाश ने क्रोधित होते हुए तलवार निकालकर उनके भाई की गर्दन उड़ा दी। उनके भाई का तिलक लगा हुआ सर एक और दूर गिरकर बेजान पड़ा था। दूसरी ओर उनकी गर्दन से रक्त के फव्वारे निकल रहे थे। उस समय गोविंद जी की स्थिति भावविहीन पत्थर के समान हो गई थी। यह दृश्य देखते ही गोविंद जी बाखर के पीछे अचेत हो गए। उन बदमाशों पर हैवानियत सवार थी। बदमाशों ने उनके परिवार की तो हत्या कर ही दी थी। पूरे घर के कीमती सामान को लूटकर घर को तहस नहस कर डाला।
जाते जाते हवेली में डायनामाइट लगा दिया। मौत का भयानक खेल खेलने के बाद क्रूर अट्टहास करते हुए निकल गए। बदमाशों को भागते हुए उनके पुराने नौकर हरि ने देख लिया था। वह दौड़कर हवेली में दाखिल हुआ। हवेली का खौफनाक मंजर देखकर वह हतप्रभ रह गया। इतनी बड़ी हवेली एकदम सुनसान थी। उसके शरीर में डर की सिहरन प्रतीत हुई। एक साथ इतने शव देखकर वह की कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ गया। वह डर कर भागने लगा। फिर उसने सोचा कि अपने मालिक के नमक का कर्ज कैसे भूल सकता है। उसने हिम्मत करते हुए गोविंद जी को खोजने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसने उनको अचेत स्थिति में अनाज के बाखर के पीछे पाया। उसने गोविंद जी को कंधे पर लाद कर अपने घर ले आया। वहीं पति पत्नी दोनों मिलकर रात भर गोविंद जी की देखभाल करते रहे। वह दिन उनके जीवन की काली रात थी, जब इंसानियत खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गई थी। ये वो दौर था जब भूमिपतियों और भूमिहीनों के बीच जमीन कब्जा करने को लेकर संघर्ष हो रहा था। अगले दिन इस वारदात से उस इलाके में खलबली मच गई थी। पुलिस प्रशासन, नेता, पत्रकार अचानक से सक्रिय हो उठे थे। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कुछ गुंडों को पकड़ भी लिया था। उनकी ज़मीन को भी उनके मामा मामी को सौंप कर उनकी सुरक्षा प्रदान की गई थी। उस वारदात का गहरा असर उनके मस्तिष्क पर पड़ा था। उनके मामा मामी उन्हें अपने पास शहर में ले आए। उस वारदात के बाद से उस इलाके में दहशत फैल गई थी। लोग लाइसेंसी हथियारों के साथ घरों की छत पर रात में बैठ जाते थे। जिनके पास हथियार नहीं थे वे भी खरीद रहे थे। उस समय हमेशा अफवाहें फैलती कि नक्सली आ गए। गांव वाले अपनी सुरक्षा हेतु चौकन्ने होकर तुरंत पोजीशन ले लेते थे, जिनमें गांव की महिलाएं और बच्चे भी शामिल होते थे। उस हृदय विदारक घटना का बहुत बुरा असर उनके मस्तिष्क पर पड़ा था। अकेले उन्होंने माता पिता, चाचा चाची और बड़े भाई को मुखाग्नि दी थी। उनका किशोर मन बुरी तरह भयाक्रांत हो उठा था। उस घटना से गोविंद जी सहम से गए थे। उनके मामा मामी उन्हें अपने साथ शहर ले गए। मामा मामी के स्नेह दुलार ने उनके जख्मों पर मलहम का काम किया। समय पंख लगाकर अपनी गति से उड़ता रहा। उनकी शादी हो गई। मीठी नोक झोंक और समझदारी से उनके जीवन की गाड़ी रास्ते पर चल पड़ी। कभी कभार बातें करते हुए वे खामोश और बहुत उदास हो जाया करते थे। उनकी उदास और सूनी आंखें देखकर अक्सर उनकी पत्नी सहम सी जाती थी। कई बार उन्होंने अपने गांव जाने का मन बनाया, परंतु वो हादसा उनकी आंखों के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें गांव जाने से रोक देता। अतीत की दुखद घटना उनके मन में उमड़ घुमड़ कर उन्हें परेशान करती रहती। धीरे धीरे उनके दिल पर उस कटु यादों पर धूल जमने लगी थी। परंतु जब उनके बेटे उदित का जन्म हुआ तो एक बार फिर से वे सहम से गए थे। उनके मन पर फिर से भय ने डेरा डालना शुरू कर दिया। उन्हें हर पल महसूस होता था कि उनके बेटे के साथ कहीं पुनः उस घटना की पुनरावृत्ति न हो जाए। इस कारण पत्नी के न चाहते हुए भी उन्होंने 12वीं के बाद दिल पर पत्थर रख कर बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। उनके दिल को तसल्ली थी कि बेटा भले ही उनकी आंखों से दूर रहे, परंतु विदेश में तो उसे कोई पहचानेगा नहीं, वहाँ वह महफूज रहेगा। उसी समय घर में शोरगुल सुनकर उनकी चेतना वापस आ जाती है। बच्चों को देखकर हर्षित होते हुए उन्हें गले लगा लेते हैं। सीमा जी अपने बेटा, बहू, पोते पोती को देखकर निहाल हैं। सभी फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठ जाते हैं। उदित अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने तो हमारी ज़रूरत की सभी चीज़ें कमरे में रखवा दी है। आपको अभी भी हम सबकी पसंद याद है? सीमा जी बोली, बेटा, बच्चे भले ही माता पिता की पसंद भूल जाएं, पर माता पिता को बच्चों की पसंद ताउम्र याद रहती है। टेबल पर तरह तरह के ढेर सारे खाने को देखकर उनका बेटा उदित कह उठता है, वाह, इस खाने की खुशबू की गंध काफ़ी दिनों बाद नथुनों में समाई है। सभी आपस में हंसी मजाक करते हुए खाना खाने लगते हैं। गोविंद जी कहते हैं, बेटा, इस बार मेरी इच्छा गांव जाकर होली मनाने की है। हाल में 1-2 बार गांव गया हूँ। अब समय बदल चुका है, सभी जगह अमन चैन कायम है। मेरी अब उम्र हो चुकी है। तुम अपनी ज़मीनें भी देख लेना, कुछ ज़मीनें बेच भी देना। बस हम होली के दूसरे दिन ही लौट आएंगे। गांव जाने की बात सुनकर सीमा जी के माथे पर कुछ सिकन आ जाती है, परंतु उनके पोता पोती उत्साहित होते हुए कहते हैं, दादू, हम अपना गांव देखने ज़रूर जाएंगे। उनकी बहू भी गांव जाने के लिए उत्सुक रहती है। गोविंद जी उनके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बच्चों, गांव की मिट्टी दिखाने आपको अवश्य ले जाएंगे। 2 दिनों के बाद गोविंद जी सब परिवार गांव के लिए रवाना हो गए। रास्ते में हरे भरे लहलहाते हुए खेत ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो प्रकृति ने हरी चादर ओढ़ रखी हो।
बसंत ऋतु अपने पूरे यौवन पर थी। गुलाबी सर्दी के कारण मौसम भी खुशनुमा बना हुआ था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। आम के बौर की मादक खुशबू और फूलों की सुगंध सभी को मनभावन प्रतीत हो रही थी। बच्चे रंग बिरंगी तितलियों और चिड़ियों को देखकर खुशी से ताली बजा रहे थे। बच्चों को खुश देखकर गोविंद जी कुछ देर गाड़ी रोक देते हैं। बच्चे नन्ही नन्ही फुदकती चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। चिड़ियाँ फुर्र से उड़ जाती हैं। चिड़ियों को उड़ते देख उनका पोता कहता है, दादू मैं भी चिड़ियों की तरह आकाश में उड़ूंगा। गोविंद जी पोते के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, हाँ बच्चों, आप भी आसमां में उड़ सकते हो, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप ज़रूर एक दिन इस आसमां की बुलंदियों पर पहुंचोगे। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी गांव की सीमा में प्रवेश करने लगती है। गांव की मिट्टी की सोधी महक उनके नथुनों में समा जाती है। गांव में पक्की रोड को देखकर उत्साहित होते हुए गोविंद जी कहते हैं, सीमा जी, पहले तो हमारी जीप कच्ची सड़कों पर धूल उड़ाते हुए चलती थी, हम धूल से भर जाते थे। सीमा जी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ। फिर गोविंद जी अपने आप बोलने लगते हैं कि अब गांव में भी काफ़ी तरक्की हो रही है। अब गांव में भी शहर की तरह सुविधाएं मिलने लगी है। बहू को गांव में ज़्यादा असुविधा नहीं होगी। सड़क के दोनों ओर नीम और अमलतास के पेड़ झूम रहे थे। उनके पोता पोती अमलतास के लाल फूलों को देखकर उछल रहे थे। रास्ते में गांव से सटे तालाब में खिले श्वेत कमल को देखकर गोविंद जी सोचते हैं, वाह, एक कमल अभी भी खिलता है। गांव जाने के क्रम में पुरानी सुखद स्मृतियां बार बार उनके दिल पर दस्तक दे जाती हैं। गोविंद जी गांव की सीमा में घुसते ही एक अजीब सा एहसास होता है, मानो पिता की आत्मा उनमें प्रवेश कर गई हो। गांव पहुंचते ही उनका व्यवहार पिता की तरह परिवर्तित होने लगता है। गांव पहुंचते ही सारे लोग उनसे मिलने आ पहुंचे। उन लोगों के साथ जैसा उनके पिता का प्रेमपूर्ण व्यवहार था, वे भी उनके साथ वैसा ही अपनत्व महसूस करने लगे। सभी लोगों से मिलकर उन्हें रिश्तों में फिर से गर्माहट महसूस होने लगी। उन्हें एहसास होता है कि जो सुकून यहाँ है वह शहरों में कहाँ। शहर में रंग बिरंगी सुसज्जित दीवारों के सहारे भी तन्हाई काटना मुश्किल होता है। यहाँ की खुरदरी और उबड़ खाबड़ ज़मीन में भी अपनत्व का एहसास है। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि जीवन की सांध्य बेला में गांव वालों के साहचर्य से वंचित होकर शहर में बिल्कुल तन्हा रह गए थे। जीवन की सांध्य बेला की इस घड़ी में जब जीवन अचानक ठहर जाता है तो मन विकल होकर अपनों का साहचर्य ढूंढने लगता है। जहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके परिवार पर जुल्म ढाए थे, वहीं आज गांव के लोगों का प्यार मोहब्बत से उनका दिल गदगद हो उठा। यहाँ पर तो रिश्ते बनाने ही नहीं पड़ते हैं, खुद ब खुद रिश्ते बनते चले जाते हैं। बस दालान पर कुर्सी डालकर बैठ जाओ तो पूरी धरती और खुला आसमान अपना ही लगता है। मशीनी दौर में शहरों में रिश्ते प्रलुप्त प्राय हो गए हैं। स्नेह संवेदना शहरों में खो सी गई है। उनके पिता पंचायत में बैठकर बड़ी से बड़ी समस्या का चुटकियों में हल कर दिया करते थे। गांव में अभी भी वही परपाटी नजर आ रही है। कुछ दिनों पहले गांव आकर उन्होंने अपनी हवेली की मरम्मत और रंग रोगन करवाई थी। उस समय भी गांव वालों का अपनत्वपूर्ण व्यवहार उनके मर्म स्थल को छू गया था। इसी कारण इस बार उन्होंने गांव में होली मनाने का प्रोग्राम बनाया था। इस बार गांव आकर उन्हें एहसास हो रहा था कि पिछली दर्द भरी यादें सनई सनई लुप्त हो रही हैं। उनके पोता पोती इतनी बड़ी हवेली देखकर काफ़ी खुश हैं। दोनों आंगन में इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं। धीरे धीरे उनका दालान पुराने नौकर चाकर पंडित पुजारी तथा अन्य लोगों से भर जाता है। सभी उनसे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, छोटे मालिक, अब आप गांव छोड़कर मत जाओ। अब कुछ वैसा नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा वैसा हो भी गया तो हम सब आप लोगों की सुरक्षा में जान दे देंगे। गोविंद जी हाथ जोड़कर सबको विदा करते हैं तथा सभी को सप्रेम होली के दिन आने का निमंत्रण भी देते हैं। सभी लोगों को विदा कराने के बाद गोविंद जी के पैर बरबस पिता के कमरों की ओर चल पड़ते हैं। पुरानी बातें जो कि त्यों याद आ गई। उन्हें याद आता है कि यह वही कमरा है जहां दोनों भाइयों ने पिता से जीवन का पाठ पढ़ा था। यही वह हवेली है जिसमें प्यार और अपनेपन के झोंके चला करते थे। कैसा अद्भुत आनंद था। यही बसंत ऋतु थी जिसने शिशिर के झोंके कभी नहीं देखे थे। वही जीती जागती हवेली पल भर में वीरान हो गई थी। पिता के कमरे की भव्यता अभी भी बरकरार थी। टिक की लकड़ी पर नक्काशी किया हुआ किवाड़ रंग रोगन से चमक उठा था। उनके पिता के उस कमरे में विशाल नक्काशीदार पलंग के पास सुंदर से लकड़ी के स्टूल पर सुनहरे मेटल का लैंडलाइन फोन, लकड़ी के नक्काशीदार सोफा, दीवारें भी महंगी कलाकृतियों से सजी थी।
कुल मिलाकर उनकी हवेली आज भी राजसी प्रतीत हो रही थी। गोविंद जी एक एक चीज़ों को बड़े प्यार से छूकर महसूस कर रहे थे, मानो पिता के स्नेह सिक्त स्पर्श से भीग रहे हों। हल्की फुहारों को खिड़की से निहारते हुए उनका मन अंतर्मन के उस दुखद पहलू पर चला ही गया जहाँ बरसों से अंधेरा छाया हुआ था। कड़वी यादों की धूल की परतें जमी पड़ी थी, जिसे न चाहते हुए आतुर मन बार बार कुरेद उठता था। उनका मन जिंदगी के उस अंधेरे कोने को भूल ही नहीं पाता था। उनकी आंखों से अनायास ही अश्रुधारा बहने लगती है। वे अपने आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर आकर आंगन में कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं। अपने बेटा उदित को जाकर ज़मीन दे खाने की सलाह देते हैं। उनके पास गांव के कुछ लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं। गांव के लोगों की फरियादें सुनकर उन्हें महसूस होता है कि गांव में अभी भी काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है। आसपास कोई कॉलेज नहीं होने के कारण अभी भी गांव में लड़कियां आगे नहीं पढ़ पाती। लोगों में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता नहीं है, जिसके कारण सरकारी लाभ बिचौलिए ही खा जाते हैं। उन्हें ऊपर से सब कुछ बदलता हुआ दिख रहा था, परंतु गांव वालों की समस्याओं को सुनकर उन्हें महसूस हुआ कि इन वर्षों में कुछ विशेष नहीं बदला है। अचानक से उनके मुखमंडल पर पिता के समान तेज उभरता प्रतीत होता है, मानो सूरज से किरणें निकलकर गांव को रोशन कर रही हों। उनका बेटा उदित गांव के लोगों के साथ गांव घूमने और अपनी ज़मीन का जायजा लेने जाता है। घूमने के क्रम में गांव वालों के स्नेह सिक्त व्यवहार से उदित भी काफ़ी खुश होता है। अगले दिन होलिका दहन में गोविंद जी सपरिवार उपस्थित होते हैं। गांव वालों के साथ गोविंद जी भी होलिका में लकड़ी डालते हैं। उनके पोता पोती इस अद्भुत रस्म से काफ़ी हर्षित होते हैं। ज्यों ज्यों होलिका की अग्नि प्रज्वलित होने लगती है, त्यों त्यों गोविंद जी के सीने में बरसों की धधकती आग भी बर्फ की भांति ठंडी होकर शांत होने लगती है। उसी समय उनका पोता एक जलती हुई लकड़ी को छू लेता है। उसका हाथ थोड़ा सा जल जाता है। वे बैठकर पोते का हाथ मुँह से फूंकने लगते हैं। बचपन में एक बार उनके साथ ऐसा ही हुआ था। उनके पिता उनके हाथ को इसी तरह मुँह से फूंक रहे थे। गांव आकर गोविंद जी को एहसास होता है कि वे पूर्ण रूपेण पिता की प्रतिछाया में अवतरित होते जा रहे हैं। होलिका दहन समाप्ति के बाद गोविंद जी सभी ग्रामवासियों से गले मिलते हैं। एक बार पुनः सभी को होली के दिन घर आने का निमंत्रण देते हैं। होलिका दहन पर्व का एहसास एक बार फिर से उनके दिलो दिमाग को अपनी मीठी खुशबू से सराबोर कर देता है। गोविंद जी सपरिवार अपनी हवेली में लौट आते हैं। अगले दिन होली थी। सुबह से ही बड़ा मनमोहक वातावरण था। सुबह सुबह सूर्य की लालिमा चारों ओर बिखरी पड़ी थी। कुदरत की अदा जितनी मनमोहक थी, मौसम उतना ही सुहावना था। गोविंद जी के दालान पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। जिस प्रकार होली दिन सुबह सुबह उनके पिता गांव के ज़रूरतमंदों को कपड़े, त्यौहार मनाने के सामान दिया करते थे, उसी तरह गोविंद जी भी उनके लिए सामान खरीद कर लाए थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सीमा जी, गांव वालों का सारा सामान निकलवा कर दालान पर भिजवा दीजिए। यह सुनकर उनका बेटा उदित कहता है, माँ, आप अपनी पूजा की तैयारी कीजिए, मैं और रीमा सामान लेकर जाते हैं। उनके बेटा बहू सामान के साथ दालान पर पहुँचते हैं। गोविंद जी बेटा बहू के हाथे ग्रामीणों को सामान दिलवाते हैं। वर्षों बाद उनके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि के भाव उभरते हैं। उनके पोता पोती उनके पहलू में बैठकर बड़े ही आश्चर्यचकित भाव से सब कुछ देखते रहते हैं। हवेली में तरह तरह के पुए पकवान बन रहे हैं। चारों ओर खुशबुओं की बारात सजी हुई है। धीरे धीरे दालान पर होली खेलने लोग जुटने लगे। सभी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर आपस में होली की शुभकामनाएं दे रहे थे। गोविंद जी के पैरों पर गुलाल डालकर आशीर्वाद ले रहे थे। बगल में बैठे उनके पोता पोती को भी अबीर के टीके लगाकर आशीर्वाद दे रहे थे। गोविंद जी ने बड़े प्यार से सभी को पकवान खिलाए तथा भांग की शरबत पिलवाई। सभी कुछ देर तक मस्ती में चूर होकर होली के गीत होलित खेलत रघुबीरा अवध में तथा अन्य होली के गीत झूम झूम कर गाते रहे। फिर जोगिरा सारा गाते हुए आगे निकल गए। गोविंद जी बरसों बाद इन दृश्यों को देखकर भाव विभोर हो उठे। उनके पोता पोती भी इन दृश्यों से अभिभूत होते हुए उनसे कह उठते हैं, दादू, अब हम हर साल होली मनाने गांव आएंगे। बच्चों की बातें सुनकर उनकी आंखों के कोर खुशी से भीग उठते हैं। होली पर्व की धूमधाम से गांव के साथ उनकी हवेली भी झूम उठती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि गांव के लोगों के साथ उनके घर का कोना कोना खुशियों की रोशनी से जगमगा उठा हो। रंग ने पूरे वातावरण को जैसे गुलालमय कर दिया हो। रंग बिरंगे गुलालों से उनकी हवेली सुवासित हो उठी। आखिर बरसों बाद हवेली ने ऐसी रौनक देखी थी।
इस बार की होली उनके जीवन की यादगार होली बन गई थी। फागुन अपने रंग धरती पर बिखेरता हुआ, चपल से गुलाल से आरक्त करता हुआ, चंचलता से पानी की फुहारों से लोगों के दिलों में उमंगे भरता हुआ विदा ले रहा था। गोविंद जी दालान पर बैठे बैठे होली के दृश्यों का आनंद ले रहे थे। उसी समय 4-5 स्त्रियां चुपके से पीछे से आकर उनके चेहरे को गुलाल से सराबोर कर देती हैं। गोविंद जी हड़बड़ाकर खड़े हो जाते हैं। स्त्रियां ठिठोली करती हुई कहती हैं, देवर जी, आप भले ही हमें भूल गए हों, परंतु हम लोग हमेशा आपको याद करती रहती हैं। गोविंद जी भूले हुए रिश्तों के सागर में फिर से डूबरे उतराने लगे। उन्होंने भी भाभियों के चेहरे पर गुलाल लगाकर उनसे आशीर्वाद लिया। रिश्तों की डोर जो काफ़ी पहले ख़त्म हो चुकी थी फिर से सांसें लेने लगी। रिश्तों में गर्माहट महसूस होने लगी। उन्हें याद है कि एक बार बचपन में जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, उस समय माँ अकेली ही परेशान हो गई थी। तब इन्हीं भाभियों ने बारी बारी से दिन रात उनकी देखभाल की थी। अपने पराये का कोई भेद नहीं था। उन्हें महसूस होता है कि वो स्नेह संवेदना अभी भी गाँव में बची हुई है, जबकि मशीनी दौर में शहरों में रिश्ते लुप्त प्राय होने लगे हैं। गांव में अभी भी लोगों के दिलों में अपनत्व और प्यार का समंदर रित नहीं हुआ है। अभी भी सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते हैं, अपनी संस्कृति और संस्कारों को सहेज कर रखे हुए हैं। सोचते सोचते अनायास उनकी नज़र दरवाजे के बगल में खड़े विशाल बरगद के पेड़ पर चली जाती है। उन्हें ऐसा एहसास होता है मानो यह बरगद पिता के बाद हवेली की सुरक्षा पहरी की भांति कर रहा है। होली का दिन हंसी खुशी से बीत जाता है। उनके बेटा बहू और पोता पोती भी गांव की होली देखकर काफ़ी हर्षित हैं। उस रात सभी थक कर आराम कर रहे थे। उसी समय एक ग्रामीण घबराते हुए दौड़कर उनके पास आता है और कहता है, गोविंद बाबू, आपके पुराने नौकर हरि की बहू मीरा की हालत अत्यधिक खराब है। वह सुबह से प्रसव पीड़ा से बेहाल है, उसे अस्पताल ले जाना होगा। यह सुनते ही गोविंद जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर पड़ती हैं। वे कहते हैं, मैं अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा हूँ, उसे तुरंत अस्पताल ले जाओ। गोविंद जी की गाड़ी से हरि के बेटा बहू अस्पताल के लिए रवाना होते हैं। हरि का बेटा अपनी पत्नी को तड़पते हुए देखकर दिलासा देते हुए कहता है, मीरा, थोड़ी हिम्मत रखो, हम जल्द ही अस्पताल पहुंच जाएंगे। जबकि उसे वस्तु स्थिति ज्ञात है कि अभी अस्पताल पहुंचने में काफ़ी वक्त लगेगा और अगर पहुंच भी गए तो होली के कारण डॉक्टर नहीं मिलेंगे। आखिर असहनीय प्रसव पीड़ा ने उसकी जान ले ही ली। पत्नी को बाहों में लिए वह बिलक बिलक कर बच्चों की भांति रोने लगा। उसका बड़ा बच्चा माँ के बिना अनाथ हो गया। कुछ ही देर में गाड़ी वापस दरवाजे पर लौटकर आ जाती है। मीरा की मौत की खबर सुनकर पल भर में गांव में खुशी का वातावरण मातम में बदल जाता है। शाम तक लोगों के चेहरे पर जो खुशियों की लाली थी, अब अचानक से गम के अंधेरों ने अपने पन फैला लिए। युवा स्त्री की मौत से गोविंद जी फिर से दहल गए। उसके मासूम पुत्र में उन्हें अपनी दयनीय पुरानी छवि याद आने लगी। बिना माता पिता के वे भी तो अनाथ हो गए थे। किसी की मौत का उनके दिमाग पर गहरा सदमा लगता है। वे सोचने लगे कि अगर गांव में कॉलेज और अस्पताल खोलने का उनके पिता का सपना पूरा हो गया होता तो गांव वालों का ये बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। उनके दिल में पश्चाताप की लहरें उफान ले रही थी। आखिर उन्होंने भी तो अपनी जान के डर से मातृभूमि के कर्ज से मुख मोड़ लिया था। उनकी भी तो अपनी मिट्टी के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती थी। उन्हें कल सुबह अपने शहर के लिए रवाना होना है, परंतु उनकी आंखों से नींद कोसों दूर है। वे बिस्तर पर लेटे लेटे करवट बदलते रहते हैं। उनकी पत्नी उन्हें परेशान देखकर कहती हैं, आप इस कदर क्यों परेशान हैं? होनी को कौन रोक सकता है? हमें कल सुबह निकलना है, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। वे अपनी पत्नी से कहते हैं, सीमा जी आप सो जाइए, मैं कुछ देर बाद सोऊंगा। गोविंद जी के मस्तिष्क में अंतर्द्वंद्वों का जाल फैलता जा रहा था। कितनी आसानी से लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए किसी भी घटना को होनी मान लेते हैं। जब गांव के लोग प्यार और अपनत्व के साथ उनकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे थे, तब वे उनसे मुख कैसे मोड़ सकते हैं? उन्हें बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी। वे उठकर बाहर बरामदे में आकर कुर्सी पर सिर टिकाकर बैठ जाते हैं। वे सोचते हैं कि उनका जीवन ठहरे हुए पानी की तरह रुक सा गया है। गांव वालों की समस्याओं को देख सुनकर उन्हें एहसास होता है कि अपनी ज़िंदगी बचाने के डर से उन्होंने जीवन के बहुत सारे रंग खो दिए हैं। उनकी आंखों से अनवरत अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, मानो बहकर सारी पुरानी कड़वी यादों को मिटा देना चाहती हो। कुर्सी पर बैठे बैठे वे बार बार चौंक उठते थे, जैसे उनके सीने में कोई कांटा चुभ रहा हो। कुछ समय यादों के भंवर में भटकते हुए कुर्सी पर ही उनकी आंखें लग जाती हैं। नींद में ही उन्हें एहसास हो रहा है, मानो उनके पिताजी कह रहे हों,
नींद से जागो बेटा, तुम अपनी जन्मभूमि से बहुत दिनों तक नाराज रह लिए। अब अपनी मिट्टी और यहाँ के लोगों के प्रति तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है। मेरी अधूरी इच्छा गांव में कॉलेज और अस्पताल खोलने में सहयोग करो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिल सकेगी। अचानक से उनकी आंखें खुल जाती है। वे घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि जैसे अभी अभी उनके पिता उनके सिर पर हाथ रखकर ये सब बातें कह रहे थे। एक हुक सी उनके कलेजे में उठने लगी। नैतिकता की जो गांठ अवचेतन में कहीं गहरे तक दबी हुई थी, आज फिर से उठकर सांसें लेने लगी। उनके मन का धुंधलका छटने लगा। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि शहरों में अजनबियों के साथ रहने से अच्छा है अपनी जन्मभूमि की मिट्टी में दफन हो जाना। उनके मन में विचार आ रहे थे कि उम्र के करीब 5 दशक तो उन्होंने शहरों की आपाधापी भरी जिंदगी में गुजार दी। कुछ सोचने समझने की इच्छा ही नहीं हुई। अब इस उम्र में जब बच्चे अपने क्षितिज की तलाश में आगे बढ़ चले हैं, उनका विदेश से लौटना असंभव है, तो क्यों न वे भी अपना सुख सुकून ग्रामीणों की सेवा में तलाशें। उन्होंने मन ही मन एक निर्णय ले लिया। आकर बिस्तर पर लेट गए। उनका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट चुका था। अपने निर्णय की खुशी में उनकी आंखें रात भर सुख सागर में डुबकी लगा रही थी। सुबह सुबह कुछ देरी से उनकी आंखें खुलती हैं। गोविंद जी उठकर आंगन में कुर्सी पर बैठ जाते हैं। भ्रम और द्विधा की लंबे अरसे से पड़ी धूल की परत साफ हो चुकी थी। सब कुछ शीशे की तरह साफ दिखने लगा था। दूसरों को सहायता और सुख पहुंचाने की खुशी उनके चेहरे को ओजमय बना रही थी। उनके मन का अंतर्द्वंद न जाने कहाँ विलुप्त हो चुका था। पत्नी उन्हें ध्यानमग्न देखकर कहती है, जल्दी से तैयार हो जाइए, अब हमें यहाँ से निकलना है, देरी हो रही है। गोविंद जी अपनी पत्नी और बेटा बहू से अपने भावना स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए कहते हैं, गांव वालों का प्यार और अपनत्व पाकर मेरा मन पिघल चुका है। प्यार पाने और प्यार देने की भूख नैसर्गिक है। पता नहीं जिंदगी में सब कुछ रहते हुए भी एक अधूरापन सा लगता था। अपने गांव की मिट्टी से खुद को अलग रखने की मैंने काफ़ी कोशिश की, पर वह पानी के तेज प्रवाह जैसे बेकाबू होकर गांव की मिट्टी में ही मिल जाना चाहता है। मुझे पिताजी के अधूरे सपने को भी पूरा करना है। अब मैं गांव में ही रहूँगा। बेटा उदित, पिताजी अब इस उम्र में आप दादाजी के अधूरे सपनों को कैसे पूरा करेंगे? गोविंद जी ने कहा, बेटा सपने तो कभी अधूरे नहीं होते। सपनों की दुनिया पृथ्वी की तरह गोल है, कभी न कभी घूमकर अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाती है। इस बार गांव आने पर पिताजी के अधूरे सपने आकर मेरे सामने उपस्थित हो गए। अब मुझे अपनी पैतृक धरोहर बचाने और अन्य जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। तुम लोग भी साल में बच्चों के साथ एक बार अवश्य गाँव आना। उनके अप्रत्याशित निर्णय से सभी हतप्रभ थे। उन्होंने गोविंद जी को काफ़ी मनाने की कोशिशें की, परंतु उनका निर्णय अंगद के पांव की भांति अड़ग था। उसे कोई भी हिला न सका। उनकी पत्नी के चेहरे पर अभी भी नाराजगी के भाव थे। उन्होंने पत्नी के हाथों अपने हाथ में लेकर कहा, सीमा जी, अब समय काफ़ी बदल चुका है। यहाँ हमारा समाज हमारे साथ है। घोंसले के पक्षी घोंसले में ही रहते हैं, डाल पर नहीं। हमें तो एक न एक दिन वापसी करनी ही थी। कहते कहते एक बार फिर से उनके अवचेतन मन पर जमी कसैली यादों की बर्फ पिघलने लगती है। आंखें मूसलाधार बारिश करने लगी, जिसकी बाढ़ में बची खुची कड़वाहट भी बह गई। गोविंद जी के बेटा बहू पोता पोती जाने के लिए तैयार हैं। सभी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। उनके पोता पोती विदा होते समय कह उठते हैं, दादू आप दोनों उदास मत होना, हम सब अगली होली फिर आएंगे। गाँव वाले उन्हें विदा करते हुए गाड़ी के साथ पैदल दूर तक चलने लगते हैं। इस भाव विहल दृश्य को देखकर गोविंद जी पति पत्नी की आंखें भर उठती हैं। गोविंद जी अपनी पत्नी से कहते हैं, सीमा जी, ऐसा प्यार और अपनत्व तो कहाँ मिलेगा? आज मेरे पास पैसा, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ है, पर अपना स्व कहीं खो सा गया था। गाँव वालों के बीच में रहकर उसे तलाश करना है। दोनों पति पत्नी मुस्कुराते हुए अपने हवेली के अंदर चले जाते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।